हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था और कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करे थे। साथ में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना भी सीखा था। तो आज उसी को टॉपिक को लेकर आए। आज हम बात करेंगे बेटा संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज का टॉपिक बहुत खास है। खास होने का रीजन ये है बेटा कि आज का जो टॉपिक है वो पूरे के पूरे जो डी ब्लॉक तत्व हम पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। साथ में जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले बेटा उपसय संयोजक होगी उसके अंदर भी पूरा का पूरा ये टॉपिक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो काम में आने वाला है बेटा। तो चूंकि दो चैप्टर इस लेक्चर की वजह से आपके इजी हो सकते हैं अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखो, समझो और लिखो, प्रैक्टिस करो तो शायद आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर ये अच्छे समझ में आ गया बेटा तो बहुत कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, हम आज के लेक्चर की बात करते हैं बेटा। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं। तो हमने कहा था वे तत्व जिनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्या डी ब्लॉक के तत्व उन्हें कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल उन्हें कहा जाएगा। भाई जिनका भी लास्ट, जिन तत्वों का भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का तत्व होगा। अगर एस में प्रवेश करेगा तो एस ब्लॉक का होगा, पी में करेगा तो पी ब्लॉक का होगा, डी में करेगा तो डी ब्लॉक का होगा, एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक का होगा। तो डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं बेटा? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हम बात करते हैं, अगर मेरे पास ये कैल्शियम है, अगर यहां पर हमारे पास कैल्शियम है जिसका परमाणु क्रमांक बेटा 20 होता है, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊं तो मैंने आपसे कहा था ऑफबाउ नियम के अकॉर्डिंग पहले 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d। कम से कम इतना तो आपको याद हो जाना ही चाहिए, काम में आएगा आपके। अब आप जानते हो एस के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये आपको पता है। अब मैं जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊंगा, मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉन है तो 2 तो इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 4, 6 इसमें आ जाएंगे, 10, 2 इसमें आ जाएंगे, 12, 6 इसमें आ जाएंगे, 12 और 6 18, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, वो कहां चले जाएंगे? एस में। 18 और 2 20, मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब मुझे बताओ कैल्शियम का 20वां इलेक्ट्रॉन चूंकि एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है इसलिए कैल्शियम किस ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व। इसी प्रकार से अगर मैं स्कैंडियम लेकर आऊं, 21 लेकर आऊं, तो आप देख सकते हो 20 तक तो यहाँ गया, 21वां इलेक्ट्रॉन D1 में जाएगा, भाई डी में जाएगा, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। अब यहां पर आपको एक बात और नोट करनी है बेटा, जो लास्ट वाली कह रहा हूं, ध्यान सुनना, जो उपकोष की मल्टीप्लाई में होता है वो नंबर कहलाता है या तो आवर्त या कक्षा। किसकी मल्टीप्लाई में होता है बेटा? जो उपकोष की मल्टीप्लाई में होता है। ये जो 1 है वो उपकोष की मल्टीप्लाई में, इसलिए ये पहली कक्षा होगा, ये दूसरी कक्षा, ये भी दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। अगर मैं आपसे कहूं इनमें से टोटल कितनी कक्षाएं बन रही है? 4 कक्षा बन रही है कैल्शियम की, और लास्ट वाली कौन सी होगी? वो चौथी कक्षा होगी। आप समझदार हैं काफी। लास्ट वाली कक्षा कौन सी है बेटा? चौथी कक्षा। तो चौथी कक्षा को हम कहेंगे बेटा अंतिम कक्षा। क्या कहेंगे बेटा? अंतिम कक्षा। और अंतिम कक्षा को डिनोट करते हैं बेटा n से, तो अगर ये अंतिम कक्षा है तो n बराबर कितना होगा? यहाँ पर 4 होगा। अंतिम से जो पहली वाली कक्षा होती है, पहली वाली भाई चौथी से पहले तीसरी है, तो तीसरी कक्षा को हम कहते हैं बेटा उपांत कक्षा। उपांत कक्षा इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेकंड लास्ट शेल, सेकंड लास्ट शेल। उपांत कक्षा को हम एक कम है चूंकि तो n-1 कह देते हैं। भाई लास्ट वाली को तो n का, इससे एक कम, भाई n में से एक घटा दो, एक कम हो जाएगी तो n-1 कहेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो हमारे पास जो स्कैंडियम है उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां गया? D1 में गया, डी में गया, इसलिए डी ब्लॉक का तत्व। कौन से डी में गया? 3D में गया। अब टोटल अगर कक्षा देखें तो 1 2 2 3 3 4 3। अब मुझे बताओ अंतिम कक्षा तो यही है ना, चौथी, ये तो n कक्षा हो गई।
ये कौन सी वाली है बेटा, n-1 वाली। और n-1 की कौन सी है, डी। भाई n-1 की तो ये भी तो है, ये भी n-1 ही है, ये भी n-1 ही है, लेकिन ये कौन सी वाली है, s, और ये कौन सी वाली है, p। इलेक्ट्रॉन कहां गया स्कैंडियम का, n-1 डी में गया ना बेटा, n-1 डी में गया। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो यानी कि ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से, यहां तक जो मेरा कक्षा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, यहां तक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें मान के चलता हूं अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि आर्गन का है बेटा। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 होता है। अगर आप बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये हो जाएगा। तो 3p6 तक तो मैं आर्गन बोल दूंगा, और 3p6 के बाद बेटा अगर मैं यही लिख दूं स्कैंडियम का, तो आर्गन, आर्गन के बाद बेटा 4s2 होगा और 3d1, 4s2 होगा और 3d1। बात समझ में आ रही होगी आपको बेटा, बहुत अच्छे। तो अब इन तत्वों का जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, अब कंटिन्यू कौन भरता जाएगा, डी भरता जाएगा। और कब तक भरता जाएगा बेटा, जब तक के 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते। तो मैं कह सकता हूं इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इन तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बेटा NS2 NS2 फिक्स है ना, ये रहा NS2 लास्ट वाली कक्षा N। अच्छा, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कहीं कहीं में हमारे पास एक भी होगा, तो मैं बोल सकता हूं NS 1 से 2, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा लास्ट वाली कक्षा में, या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो NS 1 से 2, फिर कौन भरा जाएगा, n-1 D, और D में कितना आ सकते हैं बेटा, 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10 तक। तो इन तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा किनका बेटा, डी ब्लॉक तत्वों का, वो क्या होगा, NS 1 से 2 n-1 D n-1 D 1 से 10। तो आप देख सकते हो बेटा कि सामान्य रूप से इन तत्वों के बाहरी कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D 1 से 10 NS 1 से 2 है। n-1 आंतरिक डी कक्षकों को इंगित करता है, अंदर वाली कक्षा को इंगित करता है बेटा, जो n-1 है। कर रहा है नहीं कर रहा, n-1 अंदर वाली कक्षा ही तो है, उपांत कक्षा ही तो है। और उपांत कक्षा कौन सी कक्षा को, डी कक्षकों को इंगित करता है, जिनमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तथा बाह्यतम NS कक्षा में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये खास बात है बहुत ज्यादा, इसे मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ये बहुत खास बात है, इसको ध्यान से सुनना। खास बात यह है n-1 D तथा NS कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कुछ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बदलाव आ जाता है, और बदलाव आने का कारण क्या है कि n-1 D और NS की कक्षकों में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बहुत कम है। ध्यान से सुनना बेटा, n-1 D और जो NS है, इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम है, ऊर्जा में अंतर बहुत कम है। अंतर बहुत कम होने की वजह से S का इलेक्ट्रॉन D में ट्रांसफर कर जाता है। S का इलेक्ट्रॉन कहां जाता है बेटा, D में, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम है। एनर्जी गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप आसानी से कर जाएंगे, एनर्जी गैप कम है ना, तो जंप आसानी से कर जाएंगे। जंप करने की वजह से अच्छा जंप करेगा क्यों, ये भी आप क्वेश्चन है कि जंप करेगा क्यों। जंप इसलिए करता है बेटा कि कोई भी तत्व खुद को स्टेबल करना चाहता है, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। और स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्थायी तो 2 ही कंडीशन में स्टेबल होगा, या तो बेटा अर्धपूर्ण हो या पूर्ण हो, उपकोष या तो अर्धपूर्ण भरा हो या फिर पूर्ण भरा हो। जैसे S2 S1 हाफ S2 फुल, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हाफ में भी स्टेबल है, फुल में भी स्टेबल है। P में 6 आ सकते हैं, तो हाफ कितना होगा बेटा 3, तो P3 में स्थायी होगा, P6 में स्थायी होगा। D में कितना आ सकते हैं बेटा 10, तो D5 में स्टेबल होगा, D10 में स्टेबल होगा। F में कितना आ सकते हैं बेटा 14, तो F7 में स्टेबल होगा, F14 में स्टेबल होगा। और ज्यादा स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे, पूर्ण वाले, हाफ वाले कम स्टेबल होंगे। लेकिन 2 ही कंडीशन में स्टेबल है, अभी तो फिलहाल यही मान के चलो कि 2 ही कंडीशन में स्टेबल होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जंप क्यों करेगा, वो अपना या तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेगा, या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करेगा, या तो अर्धपूर्ण होने की कोशिश करेगा या फिर पूर्ण होने की कोशिश करेगा। इस वजह से S का इलेक्ट्रॉन खींचेगा
और खुद को एक्स्ट्रा स्टेबल करेगा, जिसे हम अपवाद बोल देंगे बेटा। बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो बेटा, प्रथम श्रेणी या फिर 3D श्रेणी। अब 3D की अगर मैंने बात करी तो स्कैंडियम की बात करी थी, अभी याद होगा आपको। और स्कैंडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया तो आप सबने देखा भी 21 आया था बेटा, और 21 आने से आर्गन 4s2 3d1 बचा, 4s2 3d1 21 के बाद। अब अगर मैं 22वें की बात करूंगा तो डी में तो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 3d2 हो जाएगा। 23वें की बात करूंगा तो डी में तो जाएगा 3d3 हो जाएगा, राइट। तो कंटिन्यू डी में इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे और हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इसको याद कैसे करें, कि इन एलिमेंट्स का एक ऑर्डर कैसे याद करें। याद रखना बेटा, 3D श्रेणी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी ब्लॉक के अंदर। 3D श्रेणी, ये तो आपको एलिमेंट्स का सीक्वेंस भी याद हो, परमाणु क्रमांक भी याद हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद हो, इसका तो भाई याद हो, इसकी ऑक्सीजन संख्या भी याद हो, इसका तो याद हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको इसकी डिक्टो चीजें पता होनी चाहिए। याद कैसे करेंगे बेटा, याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, ट्रिक बना सकते हो आप। और वो ट्रिक कैसे बनाओगे, ट्रिक ट्रिक आप ऐसे बना सकते हो बेटा, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट। भाई सचिन तेंदुलकर तो क्रिकेट से ही रिलेट है ना, तो सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में मतलब मैग्नीज में, फिर मतलब एफी, कोई नया कप, सीयू कप जीतेगा। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। याद रखना एक सीक्वेंस में आसान हो जाएगा कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा, राइट। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। सचिन मतलब स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होगा 21, टीआई मतलब टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैग्नीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29, जिंक 30। क्लियर है बात बेटा, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो मैंने अभी आपको स्कैंडियम का बताया था कि 4s1 3d1 होगा, सॉरी 4s2 3d1 होगा, 4s2 3d1 होगा, आपने देखा था बेटा आपको 4s2 3d1। तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 3d1 है बेटा। टाइटेनियम में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 4s2 3d2 रहेगा, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। जब वेनेडियम पाए तो 4s2 3d3, डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बेटा। लेकिन जब क्रोमियम पाए तो क्रोमियम हमारा अपवाद है, ये खास है बेटा, अपवाद है। इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे लिख लेना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत खास है बेटा क्रोमियम का। क्रोमियम अपवाद है। क्रोमियम में क्या होता है बेटा, 4s और 3d की जो ऊर्जा में अंतर होता है वो बहुत कम होता है। होना तो ये चाहिए था 4s2 3d4, होना तो ये चाहिए था 4s2 3d4। अब मैंने कहा था कि भाई इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम है। अब ऊर्जा में अंतर चूंकि बहुत कम है तो ये खुद को स्टेबल करना चाहेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी लेना चाहेगा, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करेगा बेटा, D4 में तो स्टेबल नहीं है, हाफ फील्ड में तो स्टेबल होगा, भाई D5 हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा। मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो अर्धपूर्ण भरा हो तब स्थायी होगा, या पूर्ण भरा हो तब स्थायी होगा, या तो आधा भरा हो या फिर पूरा भरा हो। अब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, तो या तो D5 में स्थायी है या फिर D10 में स्थायी है। अब ये ना D5 ना ये D10, तो क्या करेगा बेटा, ये जो 4s है इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसके अंदर बेटा, 3d के अंदर, जिसकी वजह से ये 3d5 हो जाएगा और ये 4s 1 हो जाएगा। अब चेक करो बेटा, ये भी स्थायी और ये भी स्थायी, दोनों स्टेबल है, आप देख सकते हो। तो होगा, अच्छा जंप कर क्यों रहा है, जंप किस वजह से हो रहा है, क्योंकि इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम है। कर क्यों रहा है, खुद को एक्स्ट्रा स्टेबल करने के लिए।
एक्सोस्टेबल करने के लिए खुद को मतलब एक्सोस्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन का जंप करा रहा है, तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 3d के अंदर। तो बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप। आगे चलते हैं, तो ये होगा बेटा 4s1 3d5, खास है इसलिए आपको पता होना चाहिए। यहां पर बात करते हैं मैग्नीज के अंदर, मैग्नीज के अंदर 4s2 3d5, क्योंकि d5 में रहना पसंद करेगा, स्टेबल है। फिर अगर आप बात करें आयरन की तो 4s2 3d6, इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा। फिर अगर बात करें 4s2 3d7, इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, हाँ डी में जाएगा। निकिल 28, 4s2 3d8, 4s2 3d8। अब अगर बात करें कॉपर की बेटा तो 4s2 3d9 होना चाहिए, 4s2 3d9, लेकिन एनर्जी गैप कम होने की वजह से 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 3d के अंदर, और जैसे जंप कर जाता है तो 3d10 हो जाएगा, और 3d10 तो ज्यादा स्टेबल होता है बेटा, तो खुद को एक्स्ट्रा स्टेबल करने के लिए 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3d के अंदर, और ये क्या हो जाएगा 4s1 3d10। तो ये सही है बेटा और ये गलत है, ये हमारा गलत है, ये सही है और ये हमारा गलत है। जो गलत था वो रफ कर दिया, ये सही है बेटा 4s1 3d10। जिंक की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 4s में जाएगा, तो 4s2 3d10, 4s2 3d10। अब देख सकते हो। अब यहां पर एक और चीज आपको नोट करनी है बेटा, डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है बेटा, 5 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 9 नहीं है बेटा, 10 है, और फिर 10। तो आप देख सकते हो 3D के अंदर ना तो D4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता और ना ही D9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता। D ना तो D4 दिखेगा आपको, ना ही D9 दिखेगा। तो फिर क्या होगा, D4 कन्वर्ट होगा D5 में और D9 कन्वर्ट होगा D10। तो 2 बार D5 मिलेगा क्योंकि D4 भी D5 में कन्वर्ट होना है, और 2 बार D10 मिलेगा क्योंकि D9 भी किस में कन्वर्ट होना है, D10 में कन्वर्ट होना है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, D1 4s2 में तो 2 नहीं है, D1 D2 D3 D4 तो आने का नहीं 3D में, तो D4 किस में कन्वर्ट होगा, D5। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां से बढ़ा, 4s से बढ़ा, तो 4s में 1 हो जाएगा, D में 5 हो जाएंगे। तो अब ध्यान सुनना, D5 फिर D5, 4s2 तो हो ही जाएगा वापस वो, D5 D6 D7 D8 D9 तो होगा ही नहीं, D10 में जाएगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कहां से बढ़ा, 4s से बढ़ा, तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, D में 10 हो जाएंगे, और फिर से D10। इस तरीके से आप याद कर सकते हो बेटा, हो जाएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, अब बात करते हैं द्वितीय श्रेणी, मतलब 4D सीरीज, यानी कि यहाँ पर इसमें 4D सीरीज लगातार भरेगी, 4D उपकोष लगातार भरेगी। सेम वहां पर हमारे पास बेटा अगर देखोगे आप तो वहां पर 3D था, 4s था। यहां पर चूंकि एक और सीरीज बढ़ गई है तो यहां पर हो जाएगा 3D की जगह 4D और 4s की जगह 5s। तो यहाँ सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट रहने वाला है, 5s 4D। यहाँ 3D 4s था, वहां पर यहाँ पर क्या होगा बेटा 4D 5s। खैर इसको हम कैसे याद कर सकते हैं बेटा, ट्रिक की हेल्प से। ट्रिक की हेल्प से कैसे याद करेंगे बेटा, ट्रिक की हेल्प से, यारी जरा निभाना मौत तक, मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर कोई, रुकावटें राह पड़े अगर, तो यार जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह पड़े अगर, यट्रियम जिरकोनियम नियोबियम मोलिब्डेनम टेक्नीशियम रूथेनियम रोडियम प्लेटिनम सिल्वर कैड। याद हो जाएगा बेटा आपको। सीक्वेंस बताओ एलिमेंट्स का, हालांकि देखो 4D सीरीज का एलिमेंट्स तो पता ही होने चाहिए आपको सारे, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ज्यादातर इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट वाले 3 का, क्योंकि लास्ट वाले 3 का ही खास है, बाकी तो हम पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन खास हमारा लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स है, उनका आपको पता हो, उनका जरूर पता हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे हम जरूर बेटा। परमाणु क्रमांक की अगर मैं बात करूं तो यट्रियम का 39 होगा बेटा, कितना होगा 39, जिरकोनियम का 40 41 42 और 43 44 45 46 47 और 48 तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, 4D के अंदर जाएगा, ध्यान से सुना बेटा, पहले 5s भरेगा तो 5s2 हो जाएगा, ध्यान से चेक करना क्या हो जाएगा, 5s2 3d1, 5s2 3d1, ये रहा 5s2
3D सॉरी 4D1, आई एम सॉरी 4D1 बेटा, 3D नहीं है 4D सीरीज है, 5s2 4D1। फिर हमारे पास जिरकोनियम आएगा तो इसका आप बना सकते हो 5s2 3D2, डी में जाएगा इलेक्ट्रॉन, आप जानते हो। लेकिन जब बात करते हैं नियोबियम की, नियोबियम की बात करते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहां से 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। देखो ध्यान सुनना, 5s2 3D3 होना चाहिए था, लेकिन यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है किसके अंदर, 3D के अंदर। हालांकि ये स्टेबल नहीं हुआ, D4 में जाएगा, फिर भी अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाए, D4 में आ गया, स्टेबल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी माना जाता है कि भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में चला जाएगा, 3D में चले जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कई कारण हो सकते हैं इसके। इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण हो सकता है बेटा, इसका कारण हो सकता है आवर्णी प्रभाव हो सकता है, इसका कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश हो सकता है, और ऊर्जा में अंतर कम होने के कारण भी हो सकता है। तो कई रीजन मेंशन करे हुए हैं, समझ रहे हो बात को। तो फिलहाल आपको बस याद होना चाहिए कि नियोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 5s2 3D3 नहीं होगा, बल्कि 5s1 4D4 होगा। 3D कह रहा हूं, 4D बेटा, तो ये नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा बेटा, 5s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा 3D के अंदर, तो 5s1 4D, सॉरी 3D नहीं 4D के अंदर, तो 5s1 4D4। क्लियर है बात बेटा। हाँ, इसकी अगर मैं बात करूं तो वापस सेम पैटर्न पे चलेगा, 5s1, अब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू D में जाएगा तो 4D5 हो जाएगा, क्योंकि D4 था ना यहाँ पर। अच्छा, फिर कंटिन्यू बेटा 5s1 4D6, फिर कंटिन्यू चलेगा 5s1 4D7, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर हम यहाँ पर अगर बात करें तो 5s1 4D बेटा 8, 4D8 ये चलेगा, आप देख सकते हो 5s1 4D5, 5s1 4D6, 5s1 4D7, 5s1 4D8। अब इसका क्या होना चाहिए था बेटा, इसका होना चाहिए था 5s1 4D9, ये होना चाहिए था। लेकिन बाबूजी क्या करते हैं, 5s का भी एक इलेक्ट्रॉन जंप करा लेते हैं अपने अंदर, इन्हें यहां भी ये खुद को अनस्टेबल फील कर रहे थे, इसलिए 5s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करा लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है बेटा, 5s0 4d10, 5s0 4d10, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये, कि जिसके s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकता है किसका एक्सेप्शनल केस में s उपकोष में इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, s उपकोष में इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं। तो प्लेटिनम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी s उपकोष में 5s में क्या होता है बेटा, 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5s के अंदर बेटा 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेंशन कर लेना, इसलिए मैंने आपको बताया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं बेटा सिल्वर की, तो इलेक्ट्रॉन s में चला जाएगा तो 5s1 5d सॉरी 4d10 होगा, 4d10 होगा बेटा। क्लियर। अगर हम बात करें हमारे पास कैडमियम की, तो ये 5s2 4d10 हो जाएगा, 5s2 4d10। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिल्वर का क्या होगा 5s1 4d10, कैडमियम का क्या होगा 5s2 4d10। खासकर आपको लास्ट के तीन का, प्लेटिनम, सिल्वर, कैडमियम, इन तीनों का तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता हो, बाकी इनका पता हो या ना पता हो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन सीरीज का बताओ, सीरीज का बताओ, नाम बताओ कौन सी चीज क्या है। क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी देखेंगे, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो उसके लिए आपको एलिमेंट्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा इसका, हालांकि इंपॉर्टेंट तो है ही, पढ़ोगे तो आप है ही, लेकिन अगर आप ना भी पढ़ो तो इतना बड़ा नुकसान आपका नहीं होने वाला। मैं जो कह रहा हूँ उस पर फोकस करना बेटा, तीन तो आपको पढ़ने पड़ेंगे और बाकी के एलिमेंट्स आपको पता हो ना। चला आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं तृतीय श्रेणी, जिसे हम बोलते हैं 5D श्रेणी। वही हम बात करें थे अभी यहाँ पर 5s 4D, तो एक और बढ़ जाएगा तो ये 6s हो जाएगा, और 4D से क्या हो जाएगा 5D हो जाएगा बेटा। तो 5D श्रेणी की बात अगर हम करें तो इसको कैसे याद करेंगे बेटा, ट्रिक के थ्रू याद कर लेंगे इसको भी हम, ट्रिक। और वो ट्रिक क्या है बेटा, वो ट्रिक है ला हफ्ता, ला हफ्ता, हल्पानी हफ्ता, सॉरी हफ हफ्ता, हाफनियम टेंटोलम, ला हफ्ता, वर्ण, वर्ण रे
वरना रे ओसामा, ओसामा बोल देंगे इसको, ओसामा ओसामा से इधर इधर पिटवाऊंगा। तीनों को एक वर्ड को एक साथ ले लेंगे, पिटवाऊंगा। इसे मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। पिटवाऊंगा, पिटवाऊंगा, पिटवाऊंगा। पीटी मतलब प्लेटिनम, एयू मतलब गोल्ड, गा मतलब एचजी, हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा से, रे वरना रे ओसामा से इधर पिटवाऊंगा। राइट, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लैंथेनम, हाफनियम, टेंटोलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। आप याद कर सकते हो बेटा इसको। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें तो लैंथेनम हमारा 57 होता है बेटा। लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 57 होता है। अब 57 के बाद आता है सीरियम 58, और सीरियम में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो 4f में एंटर करता है। कहां तक एंटर करता है बेटा? सीरियम से ल्यूटेटियम तक, Lu तक, 71 तक। हाँ, कहां तक जाएगा? 4f में जाएगा, इसलिए इनको हम f ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, f ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे बेटा, ना कि d ब्लॉक एलिमेंट। तो सीरियम से यानी कि 58 से 71 तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एफ ब्लॉक के होंगे, वो हमारे डी ब्लॉक के नहीं होंगे। तो इसलिए दिमाग में डाल लो बेटा, लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन लैंथेनम के बाद 14 जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसके होंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं बेटा, 71 के बाद कौन आएगा? 72, एटॉमिक नंबर 72। हाफनियम का 72 होगा, टेंटोलम का 73, टंगस्टन का 74, इरिनियम का 75, ऑस्मियम का 76, इरिडियम का बेटा 77, प्लेटिनम का 78, गोल्ड का 79 79, और एचजे का 80। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं बनाऊं तो सिंपल 6s2 तो होना ही है। 5d के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 6s2 5d1। अब कंटिन्यू 5d के बाद 4f भरी जाएगी, और 4f कहां तक भरी जाएगी? 71 तक, ल्यूटेटियम तक 4f भरी जाएगी बेटा। 71 के बाद 4f भरने के बाद, 4f भरने के बाद फिर से d भरना शुरू होगा, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s2 5d2, 6s2 5d2। क्लियर है बात? 6s2 5d2। इसका होगा बेटा 6s2 5d3, इसका होगा 6s2 5d4। यहां कोई ज्यादा खास एक्सेप्शनल नहीं आता, लास्ट में आएगा, और इसके भी लास्ट के 3 डिजिट ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट के वाले इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आप देख सकते हो 6s2 5d1, 6s2 5d2, 6s2 5d3, 6s2 5d4। यहां पे देख सकते हो 6s2 5d5, 6s2 5d6, 6s2 5d7। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। राइट, अब ध्यान से सुनना बेटा, अब होना तो चाहिए था प्लेटिनम का 6s2 5d8, लेकिन यहां पर एक्सेप्शनल केस होगा, 6s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किसके अंदर? 5d के अंदर। और ये ऐसा माना जाता है कि इनकी एनर्जी में गैप, अब जैसे जैसे हम दूरी बढ़ती है, यानी कि डी इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, तो एनर्जी गैप कम होता जा रहा है। जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं, एनर्जी गैप कम होता जा रहा है, और एनर्जी गैप यहां अगर इतना कम हो गया कि 6s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है 5d के अंदर, 5d के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट के 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्या आएगा? 6s का एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 6s में, और एक जंप कर जाएगा d के अंदर, तो 6s1 5d9, 6s1 5d9, सेम 6s1 5d10 हो जाएगा, और 6s2 5d10। तो लास्ट के 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हो आराम से। चलो आगे, बहुत बढ़िया। अब बात करें हम अगर चतुर्थ श्रेणी, 6th श्रेणी की, तो ये बेटा इनकम्प्लीट है, ये अपूर्ण श्रेणी है, इतनी खास इंपोर्टेंट नहीं है। मैं कहूँ आप पढ़ो या ना पढ़ो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर एलिमेंट्स मैंने लिख दिए हैं। फिर भी अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर भी लिख दिया बेटा। कहां से कहां तक? 89 से 112 तक जाएगा। कहां से कहां तक जाएगा? एक्टिनियम से CN तक जाएगा बेटा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8। 8 के बाद हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शनल केस बनेगा, 9 की जगह कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और बाकी 10 रहेगा।
वहां तो 10 रहना ही है। तो आप देख सकते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं इसको इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि इतनी खास नहीं है। आप बस इसको बना जरूर लेना, या ज्यादा पढ़ो या ना पढ़ो आपकी मर्जी की बात है, क्योंकि इनकम्प्लीट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। आगे चलते हैं बेटा। तो हमने बात करी बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टी की बात करने के लिए मैं पहले तीनों की सीरीज को लिख लेता हूं जो हमारे काम की है। हम यहाँ पर बात करें बेटा 3D श्रेणी की। 3D श्रेणी, 3D श्रेणी में अगर हम बात करें बेटा तो कौन कौन था? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। राइट। अगर 4D श्रेणी की बात करें, 4D श्रेणी, तो 4D श्रेणी में अगर हमने देखा था यट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, राइट, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोहोडियम, प्लेटिनम और सिल्वर, कैडमियम। राइट। ये था हमारे पास 5D श्रेणी। हम बात करें 4D श्रेणी, और अब बात करें हम 5D श्रेणी की। 5D श्रेणी में हमारे पास था ला हफ्ता मतलब लेंथेनम, हाफनियम, टेंटोलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम बेटा गोल्ड, और इसके बाद आएगा मरकरी। 6D श्रेणी फिर मैं कहूंगा कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इनकम्प्लीट है, उसकी प्रॉपर्टी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते। इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये वाली बात कि हमारे पास, ये बात सबसे पहले पता हो कि हमारे पास ZnCdHg संक्रमण तत्व नहीं है। और संक्रमण तत्व क्यों नहीं है? संक्रमण तत्व क्यों नहीं है बेटा? तो संक्रमण तत्व की डेफिनेशन क्या थी? वे तत्व जिनकी डी कोश आंशिक रूप से भरी होगी, वे तत्व जिनका मूल अवस्था या फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कोश आंशिक रूप से भरेगी। पॉइंट नोट करना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वे तत्व जिनका जो डी कोश है मूल अवस्था में या फिर ऑक्सीकरण अवस्था में आंशिक रूप से भरी हो, जिनकी ड्यूब कोश मूल अवस्था में या फिर बेटा ऑक्सीकरण अवस्था में क्या हो, आंशिक रूप से भरी, उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। यहां पर ZnCd और Hg की अगर मैं बात करूं तो ड्यूब कोश पूर्ण रूप से भरी होती है मूल अवस्था में भी। देखा था आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s2 आया था। यहां देखा था बेटा 4D10 5s2 आया था। यहां देखा था आपने 5D10 6s2 आया था। तो मूल अवस्था में भी कंप्लीट है। और जब इसको आयनाइज करोगे तो Zn डाई पॉजिटिव, और Zn डाई पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेंगे तो भी 3D10। यहाँ पर मुझे मिलेगा बेटा Cd डाई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 4D10। यहां मिलेगा मुझे Hg डाई पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 5D10। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी इनका जो डी कोश है वो फुलफिल्ड है, इसलिए मैं कहूंगा ये डी ब्लॉक तत्व नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे यहां पर चेक करना होता है इसको साइज का ऑर्डर, परमाणु आकार, परमाणु आकार, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, परमाणु आकार। अगर आपने इसको सीख लिया या समझ लिया तो शायद बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सीख जाओगे। परमाणु आकार, इसको समझाने के लिए हम आगे चलते हैं। हम कह रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना, डिटेल में हम बात करेंगे जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास है बेटा 4s2। अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं, एक को समझ लेते हैं, बाकी दूसरे समझ में आएंगे। ये मेरे पास है बेटा 3D, वो 4s है, वो 4s और ये 3D है। हमने कहा 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4s के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण है। ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से बहुत। क्या है नाभिक का आकर्षण? मैं बस आकर्षण लिख लेता हूं, नाभिक का आकर्षण। नाभिक अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, Z इफेक्टिव अपनी ओर इन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर रहा है बेटा, राइट। अच्छा,
अब डी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। अब डी के अंदर आया एक इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर आया एक इलेक्ट्रॉन बेटा। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन आया बेटा, ये क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, जो एक इलेक्ट्रॉन आया है वो इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है, इसको भी और इसको भी। तो ये क्या लगा रहा है इस पर, प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल बेटा ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। इस प्रतिकर्षण बल को हम एक प्रभाव के नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं बेटा परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव या आवर्णी प्रभाव, आवर्णी प्रभाव। इंग्लिश में बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट, राइट। अब ध्यान से सुनना बेटा, नाभिक जब इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, जब नाभिक अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो उसी दौरान ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। मतलब समझ लो बात को बेटा, जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इन पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। कितने फोर्स, दो फोर्स। इस इलेक्ट्रॉन पर, इसको समझो, इस इलेक्ट्रॉन पर दो बल काम कर रहे हैं, एक तो नाभिक का आकर्षण काम कर रहा है और एक बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा से पहले कक्षा के इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगा रहे हैं, प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं। जस्ट फील करो, फील करने वाली बात यह, अगर नाभिक का आकर्षण ज्यादा हुआ इस इलेक्ट्रॉन पर, नाभिक का आकर्षण ज्यादा हुआ इस इलेक्ट्रॉन पर, भाई सपोज दैट इसको मारकर को दो लोग खींच रहे, पेन को दो लोग खींच रहे, एक इधर से और एक इधर से। मान लीजिए ये फोर्स ज्यादा लगा रहा है तो इधर को खींच जाएगा, अगर ये ज्यादा लगाएगा तो इधर को खींच जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आ जाएगा, जिसकी वजह से, ध्यान से सुनना बेटा, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन पास को आएगा तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच लिया ना। नाभिक का आकर्षण अगर बढ़ेगा तो, नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, इलेक्ट्रॉन पास आने से क्या होगा बेटा, परमाणु आकार थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, परमाणु आकार छोटा हो जाएगा, क्लियर। तो अगर मेरे पास Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा होगा तो फिर परमाणु आकार छोटा होगा। तो मैं कह सकता हूं जो Z इफेक्टिव है वो आप बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज के, एटॉमिक साइज के। यानी कि जो बेटा परमाणु आकार है वो परमाणु आकार जो है वो प्रभावी नाभिक आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्रभावी नाभिक आवेश जितना ज्यादा होगा उसका परमाणु आकार उतना कम होगा। दूसरी ओर बेटा यहां पर देखो, दूसरी ओर अगर मेरे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगा दे, ज्यादा रिपल कर दे इस इलेक्ट्रॉन को, यानी कि नाभिक जो अट्रैक्शन से खींच रहा है उससे ज्यादा इन्होंने प्रतिकर्षण लगा दिया, तो अब क्या होगा बेटा, अब होगा ये कि इलेक्ट्रॉन दूर को चले जाएंगे, प्रतिकर्षण हो रहा है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन दूर को चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया बेटा, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो आप मुझे बताओ साइज बढ़ गया नहीं बढ़ गया, साइज बढ़ गया। इसका मतलब ये वाला जो प्रभाव है जिसमें परिरक्षण प्रभाव कह रहा हूं, तो परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा साइज उतना बढ़ जाएगा, आकार उतना ज्यादा होगा, परमाणु आकार क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा होगा। परमाणु आकार, परमाणु आकार क्या होगा बेटा, उतना ज्यादा होगा। क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मतलब क्या है, परिरक्षण का प्रभाव का मतलब है जो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उससे पहली वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। अगर ये प्रतिकर्षण बल ज्यादा हुआ तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, दूर भेजेगा, जिसकी वजह से परमाणु आकार बढ़ जाएगा। और अगर नाभिक का आकर्षण ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को पास खींचेगा, जिसकी वजह से परमाणु आकार घट जाएगा। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है, अगर ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास प्रतिकर्षण बल लगा रहे हैं, जो परिरक्षण प्रभाव लगा रहे हैं, भाई परिरक्षण प्रभाव कौन से इलेक्ट्रॉन लगाते हैं, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर बाहरी कक्षा से पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसे हम परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा से पहली कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लगाएंगे परिरक्षण प्रभाव। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, लास्ट वाली तो ये कक्षा है, इससे पहले 3D है, तो 3D के इलेक्ट्रॉन 4s पर क्या लगा रहे होंगे, परिरक्षण प्रभाव लगा रहे होंगे 3D के इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, हमारे पास सबसे क्लोज कौन होता है, न्यूक्लियस के s, फिर p, फिर d, फिर f, फिर f। तो ध्यान से सुनने वाली बात ये, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा s में हुए तो s में अगर इलेक्ट्रॉन हुए
तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाएंगे। क्यों ज्यादा लगाएंगे? क्योंकि एस के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ ज्यादा होती है, मतलब एस की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। एस की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, पी से पी की ज्यादा होगी, डी से डी की ज्यादा होगी, एफ से। कहने का मतलब यह है कि एस के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगाएंगे, यानी कि एस का आवर्णी प्रभाव ज्यादा होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन एस में हो तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। अगर पी में हो तो भी, लेकिन डी और एफ, डी में अगर मैं बात करूं तो पुअर शील्डिंग होती है। शील्डिंग समझते हो? इसका आवर्णी प्रभाव कम होता है, अरे एफ का तो बहुत कम होगा। अगर यही इलेक्ट्रॉन एफ में है तो शील्डिंग पावर वेरी पुअर हो जाएगी, वेरी पुअर शील्डिंग। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वेरी पुअर शील्डिंग। तो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि एस और पी में अगर ये इलेक्ट्रॉन है जो आवर्णी प्रभाव लगा रहे हैं, उनका आवर्णी प्रभाव ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा बेटा? डी से, और डी का एफ से। तो डी और एफ की शील्डिंग पावर पुअर होती है, जबकि एस और पी की शील्डिंग पावर इफेक्टिव होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो होने वाला मसला यह है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगा रहा है? प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, अकेला इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। पहली बात, डी की शील्डिंग पावर कम है, यानी कि आवर्णी प्रभाव कम है, प्रतिकर्षण बल कम है। अगर समझो डी का प्रतिकर्षण बल कम है, कम लगा रहा होगा प्रतिकर्षण। दूसरी बात अकेला इलेक्ट्रॉन है। भाई अकेला इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षण कर पाएगा क्या? नहीं कर पाए। और इलेक्ट्रॉन आने से ये भी बात दिमाग में रखना है बेटा, प्रोटॉन भी आता है। इलेक्ट्रॉन आने से प्रोटॉन भी आता है, और प्रोटॉन आने से कौन बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण बल इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में जा रहा है और डी की शील्डिंग पावर कम है, तो इसलिए जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव कम लगाएगा, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पास आएगा, क्योंकि नाभिक का आकर्षण बढ़ेगा ना, पास आएगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा। अब सुनो बेटा, एक और इलेक्ट्रॉन आया, सुनते रहो, एक और इलेक्ट्रॉन आया तो एक और प्रोटॉन भी तो आया होगा। प्रोटॉन आने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आने से, ध्यान से सुनो बेटा, इलेक्ट्रॉन के आने से क्या प्रतिकर्षण बल बढ़ा? तो आपको देखना ये इलेक्ट्रॉन गया कौन से कोश में? कौन से में गया भाई? डी में गया। अब डी की शील्डिंग पावर कम है, आप देख सकते हो पुअर शील्डिंग है। शील्डिंग का मतलब इसका प्रतिकर्षण बल कम है, इसका प्रतिकर्षण बल कम है, तो प्रतिकर्षण बल कम है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, साइज छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि स्कैंडियम और टाइटेनियम में अगर बात की जाए तो स्कैंडियम का साइज और टाइटेनियम की अगर बात की जाए तो किसका साइज बेटा? यहाँ जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इसका साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। स्कैंडियम का साइज बड़ा है, टाइटेनियम का साइज छोटा है। एक और इलेक्ट्रॉन देखो, अगर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक और प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन आने से, आप देखो इलेक्ट्रॉन आने से बेटा क्या होगा? 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डी की शील्डिंग पावर कम है, जिस वजह से कम प्रतिकर्षण लगा पाता है, आकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है। फिर इलेक्ट्रॉन पास आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो साइज फिर से डिक्रीज हो जाएगा, तो वैनेडियम का साइज और घट जाएगा। इसी बेसिस पर आप देख सकते हो बेटा, परमाणु आकार देख सकते हो, ऐसे ऐसे चलते चलते बेटा, अगर हम बात करें ऐसे ऐसे चलते चलते अगर बात करें तो मैग्नीज तक ये परमाणु आकार घटता जाता है, परमाणु आकार घटता है, परमाणु आकार घटता है। ध्यान से सुनना बेटा, स्कैंडियम से मैग्नीज तक परमाणु आकार घटेगा, मतलब ऐसे चलने पर परमाणु आकार घट रहा है बेटा, परमाणु आकार घट रहा है, घट रहा है। कहां तक घटेगा? कहां तक घटेगा? मैग्नीज तक, Mn तक। ध्यान से सुनना बेटा, क्यों घट रहा है? क्योंकि भाई जेड इफेक्टिव ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। किससे ज्यादा है बेटा? आवर्णी प्रभाव से, आवर्णी प्रभाव से, यानी कि परिरक्षण प्रभाव से, परिरक्षण प्रभाव से जेड इफेक्टिव ज्यादा है बेटा। किससे ज्यादा है? परिरक्षण प्रभाव से। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, आई थिंक। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से परिरक्षण प्रभाव क्या होगा? कम होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, जिसके वजह जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है तो परमाणु का आकार घटता जा रहा है। बीच में क्या होगा? ध्यान से सुनना बेटा, बीच में क्या होगा? बीच में होगा कुछ ऐसा
बीच में होगा कुछ ऐसा, जब हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अब मेजोरिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से, ध्यान से सुनना बेटा, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो प्रोटॉन भी आ रहा है, यानी कि प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ने से प्रतिकर्षण भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने लगे, अब मेजोरिटी बढ़ने लगी, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से प्रतिकर्षण भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन आने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो ये अब प्रतिकर्षण भी बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, बढ़कर दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो बीच में क्या होता है बेटा, जेड इफेक्टिव बराबर हो जाता है किसके, परिरक्षण प्रभाव के, जिसकी वजह से साइज में कोई प्रभाव नहीं आता, क्योंकि जेड इफेक्टिव साइज को घटाएगा, प्रतिकर्षण बल साइज को बढ़ाएगा, और ये बढ़ा रहा है ये घटा रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो साइज में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो बीच में क्या होगा, परमाणु आकार, परमाणु आकार समान होगा, लगभग समान होगा, लगभग समान होगा, सेम रहेगा बेटा, किसकी वजह से, क्योंकि जेड इफेक्टिव बराबर हो जाएगा किसके बेटा, परिरक्षण प्रभाव के, परिरक्षण प्रभाव के, परिरक्षण प्रभाव के, किसके बेटा, परिरक्षण प्रभाव के, ये परिरक्षण प्रभाव कर लेना इसको, परीक्षण नहीं, परिरक्षण प्रभाव, परिरक्षण प्रभाव के, राइट। अब बात करते हैं बेटा लास्ट में, लास्ट में क्या होगा, चूंकि डी के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, आप देख सकते हो कॉपर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 3 3 6 9 और 1 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से प्रतिकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा जेड इफेक्टिव नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण ज्यादा हो गया, ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करने से साइज बढ़ने लगेगा, तो फिर से साइज इंक्रीज करने लगता है, तो लास्ट में जाके साइज बेटा बढ़ने लगेगा, लास्ट में जाके साइज क्या होगा, बढ़ने लगेगा, तो लास्ट में आके हमारा यहाँ पर साइज बढ़ता है, लास्ट में बेटा साइज क्या होता है, बढ़ता है, आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, सही कर लेना, आकार क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, किससे बेटा, परिरक्षण प्रभाव से, परिरक्षण प्रभाव से, परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, राइट। सेम हमारे पास यहाँ होने वाला है, सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न हमारे पास बेटा, हमारे पास यट्रियम से टेक्नीशियम तक हमारे पास आकार घटेगा, ऊपर बात दिखा दी मैंने, आकार घटेगा, सेम पैटर्न बेटा, आकार घटेगा, बीच में क्या हो जाएगा, लगभग स्थिर हो जाएगा, लगभग स्थिर हो जाएगा, क्या चीज स्थिर हो रही है बेटा, लगभग परमाणु आकार, लास्ट में फिर बढ़ेगा, लास्ट में बेटा बढ़ेगा, लास्ट में बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। सेम यहां पर भी ऐसे होने वाला है बेटा, हमारे पास आकार घटेगा, फिर क्या होगा बेटा, यहां पर अगर हम बात करें, लगभग स्थिर होगा, लगभग स्थिर होगा, और लास्ट में फिर से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये आकार का खेल आपको पता होना चाहिए। यहां पर ये मैं बात कर रहा हूं आवर्त में, किसमें बात कर रहा हूं, आवर्त में। यही अगर समूह में बात की जाए तो समूह के लिए जब हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको परमाणु आकार का साइज का टॉपिक पढ़ाएंगे, तो आपको मैं तब अच्छे से डिटेल में बात करूंगा। अभी तो मैंने नॉर्मली आपको बताने की कोशिश करी है कि परमाणु आकार कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है, ताकि आप जब हम आगे बात करें तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, टॉपिक आपको थोड़ा बहुत पता हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें समझा दी। तो पढ़ते रहिए बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।